फ्रेंड्स आज हम जो है समीकरण वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है ना टोटल हम 12 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 7, 8 और 9 क्वेश्चन, सब 9वां जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है हम थोड़ा आसान वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 5x प्लस में 2 इक्वल टू 17। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे गाइज हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 5x प्लस में 2 इक्वल टू 17। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जब भी बराबर के साइड में जब भी मतलब कि इसका पक्ष जो है चेंज होता है, मतलब साइड, अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस है तो इस साइड अगर जाता है तो माइनस में हो जाएगा कोई भी नंबर। यहाँ पे अगर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। इधर यहाँ पे अगर डिवाइड में है, भाग में, तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। और इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद में रखना है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है समीकरण वाले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें जो है साइड हम चेंज करते रहते हैं अपना एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5x लिख लेंगे प्लस में 2 इक्वल टू 17। तो इसमें हम जो है ना एक चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, 5x यहीं पे हम रहने देंगे और प्लस में ये 2 है तो इधर जाके इक्वल के साइड, इस साइड जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 17 में से 2 गया 15। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 5x रहेगा। अब देखिए क्या करना है। देखिए अब हम इसको जो है साइड चेंज कर देंगे तो इधर प्लस वाला ये माइनस में हो जाएगा, तो इधर 17 में से हम 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, और 5x यहीं पे रहेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो 5x है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, यहाँ पे छुपा हुआ होता है। तो हमारा ये हो गया 5x बराबर में 15, क्योंकि 17 में से हमने 2 माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना ये मल्टीप्लाई में है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई वाला बराबर की इस साइड जाकर क्या होता है, भाग में हो जाता है। तो x हमारे यहीं पे रहेगा और 15 भाग में कितना हो जाएगा, 5। चाहे तो आपको बटे में ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 15 बटे में 5। तो इसका मतलब वही है। अब हम इसको इससे काट देंगे या भाग कर देंगे तो 5 या 15, तो x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं। पहला का जो है ए है आंसर, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हुआ उसका ए, तो ए जो है उसका आंसर 3 सही है बिल्कुल। हम अब सेकंड वाला करते हैं। ये 7वां, 8वां और 9वां प्लीज़ ये वाला आप जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या पूछा, इसमें भी हमें x की वैल्यू पता करना है। तो 3x प्लस में 4 इक्वल टू 13 हो तो 3x माइनस में 4 का मान क्या होगा। तो पहले हम x की वैल्यू पता कर लेंगे और देन x की वैल्यू पता करने के बाद जो है ना 3 और x की वैल्यू इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, रख देंगे, देन हमें पता चल जाएगा इसका मान। ये क्वेश्चन हमारा यही है ना, इसमें सबसे पहले बोला गया है इसका मान क्या होगा। तो हमें x की वैल्यू पहले हम पता कर लेंगे इस समीकरण से। तो देखिए ये यहाँ पे प्लस वाला है, इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 13 में से 4 गया हमारा 9 आ गया, और यहाँ पे हमारा 3x। जल्दी जल्दी करेंगे। और आपको पता है एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बराबर की साइड में अगर ये मल्टीप्लाई है तो भाग में हो जाएगा। चाहे आप जो है ना इससे ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि मतलब वही है ना, इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो इसको हम भाग करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे x की वैल्यू। ठीक है, तो 3 तिया 9 और ये हमारा 4 हो गया। 9 में से 4 गया कितना हुआ, 5। तो x की वैल्यू हमें मतलब इसका मान जो है 5 आया है। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना बोला था। देखिए अब यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। सेकंड का यहाँ पे देखेंगे तो b यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, b, तो इसमें देखें तो b देखिए बिल्कुल सही है यहाँ पे सेकंड में। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है ना हमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और माइनस वाला जो है ब्रैकेट के अंदर जाकर जो माइनस से जब उसमें जो है मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो प्लस में हो जाता है। तो देखिए लिख लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन यही है। ठीक है, यहाँ पे 3 ब्रैकेट में x माइनस 2, फिर ब्रैकेट हो गया यहाँ पे माइनस में, फिर x माइनस 8 ब्रैकेट में इक्वल टू 3 x प्लस में 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो इसको मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी नहीं साइन होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो 3x हो गया और ये 3 दूनी 6, माइनस का साइन आएगा क्योंकि 3 के सामने अगर कोई साइन छुपा हुआ है तो वो प्लस का है। तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम खोलेंगे तो मल्टीप्लाई होगा x से, तो -x, और x जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो क्या हो जाता है, प्लस में। और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, 3x प्लस में 8 है, तो 3x इसको हो गया और प्लस में 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 8 × 24 हो गया। ठीक है, अब हम देखें आगे करते हैं कि एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये 24 लिखा हुआ है, थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे प्लस वाला है, इस साइड अगर जाएगा, मान लीजिए इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस वाले इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में हो जाएगा और +3 और -3, तो क्या होगा, माइनस और प्लस कट जाता है तो हो जाएगा 0। तो चाहे तो आप ऐसे यहाँ से भी काट सकते हैं,
डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 8 में ये प्लस वाला 8 है, मतलब कि 8 जो है आपके पास जमा है और 6 रुपये कर्ज है, 6 रुपये आपको चुकाना है, तो कितने रुपये आपके पास और बच जाएंगे, मतलब कि प्लस में 2 रुपये आपके पास बच जाएंगे जब आप 6 रुपये दे देते हैं। तो देखिए -x और यहाँ पे प्लस में 2 लिख लेंगे, ये हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम कर चुके हैं। अब बराबर में हमारे पास क्या है 24, तो -x प्लस में 2 इक्वल टू 24, ठीक है। -x प्लस में 2 इक्वल टू 24, बराबर में 24 हमारे पास ये बचा है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना -x ये हम यहीं पे ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम इस साइड लेके चल जाते हैं, तो ये प्लस वाला क्या होगा माइनस में, तो 24 में से ये -2 हमारा जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे 22, तो x -x इक्वल टू 22, और ये वैल्यू अगर हम इस साइड लेकर जाएंगे -x इक्वल टू 22 आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि -x इस टाइप के जो है आंसर नहीं आ सकते, तो इसको हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप देखिए, हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, हमारा इस टाइप का समीकरण बना था सॉल्व करने के बाद, तो हम ऐसे करेंगे ना, 2 यहीं पे हम रहने देंगे और ये माइनस वाला x है इसको हम इस साइड लेकर चले जाएंगे, तो 24 और ये माइनस वाला साइन जो है इस साइड जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, आपको पता है, तो ये हमारा x हो गया। अब आप देखिए कि हम x को यहीं पे रहने देंगे, ठीक है, और ये 2 हमारे यहाँ पे है और इसको 24 को इस साइड लेकर आएंगे, तो ये प्लस का साइन छुपा हुआ है यहाँ पे, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा 24 माइनस में, तो हमारा -22 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी -22, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद जो है ना हम देखिए 7, 8 और 9 हम क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम ये वाला कर लेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्वेश्चन ऐसा है मतलब कि जो समझ में ही नहीं आ रहा। अब देखिए कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, तो क्रमागत संख्याएं पहले क्या होती है, पहले हम वो पता करेंगे, देन उसके बाद हम 3 क्रमागत संख्याओं को योग करके इक्वल में हम 27 लिख देंगे, देन उसके बाद हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो क्रमागत संख्याएं ही हमें अभी नहीं पता। क्या गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले क्रमागत संख्या क्या होती है, देखिए जो संख्याएं हमेशा बढ़ती रहती है और उनके बीच जो अंतर होता है हमेशा 1 होता है, तो वो क्रमागत संख्याएं होती है। और हमारा जो 1 से 10 तक की जो गिनती है वो एक प्रकार की क्रमागत संख्या है, और इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस में 1, ठीक है, x प्लस में 2, x प्लस में 3, मतलब कि ये जो है ना हमेशा बढ़ती रहती है और इनके बीच का जो अंतर होता है 1 होता है। अब देखिए हम 3 क्रमागत संख्याओं का बोला गया है ना, योग जो है 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो हम पता कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्रमागत संख्याएं होगी, पहली क्रमागत संख्या हमारी x हो गई, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 हो गई, और तीसरी हमारी क्रमागत संख्या x प्लस 1 और x प्लस 2 हो गई, ठीक है। ये तीसरी क्रमागत संख्या होगी। हमें नहीं पता कि कौन सी वो संख्या है, बट हमने माना है x ये हो गया, तो इसमें जो है ना हमेशा बढ़ता रहता है, तो इसलिए देखिए 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा x पहला क्रमागत संख्या है और x प्लस 1 दूसरा और x प्लस 2 तीसरा। अब यहाँ पे देखिए बोला गया योग उनका जो है 27 है। देखिए मैं एक और आपको तरीका बताता हूँ, हम जो है 1 से 10 तक जो है काउंटिंग लिखते हैं, 1 2 3 4, तो इनके बीच का अंतर आप देख रहे हैं एक ही है ना, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो ये एक प्रकार की क्रमागत संख्या है। बट यहाँ पे बोला गया है कि उनका 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 27 है, बट हमें नहीं पता वो कौन सी है, चाहे कि वो नेचुरल नंबर है या फिर सम संख्या है या विषम संख्या है, हमने माना है, ठीक है। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। पहला क्रमागत संख्या हमारी x हो गई और उनका योग बोला गया है, तो हम योग कर लेंगे, जमा कर लेंगे, x प्लस 1 दूसरी हो गई और x प्लस 2 हमारी तीसरी होगा, और इनके बीच का योग हमें करना है, ठीक है, प्लस करना है, उसमें बोला गया, और इसका जो है तीनों का योग जो है 27 है। तो वो सबसे बड़ी क्रमागत संख्या कौन होगी, तो पहले तो हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए 1 x हमारा हो गया, 2 x हो गया, सबसे पहले इसको सही से हम लिख लेते हैं, x प्लस 1 उसके बाद x प्लस में 2 इक्वल टू 27, तो हमारा 1 x हो गया, 2 x हो गया और हमारा 3 x हो गया, तो 3 x हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और हमारा 1 और ये 2 और 1 3 ऐसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू 27। अब देखिए साइड हम चेंज करेंगे इस साइड, तो 3 इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो 27 में से 3 गया 24, ठीक है, याद रखिएगा 27 में से 3 गया 24, ये 3x यहीं पे है और 27, ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाला था तो 3 हम इधर लेकर चलाए थे, तो ये हमारा माइनस में हो गया था, तो 24 हो गया, और उसके बाद हमारा 3x यहाँ पे, तो ये मल्टीप्लाई में इस साइड आप लेकर जाएंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 3 इस ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट हम काट भी सकते हैं, 3 8 24, तो x की वैल्यू हमें 8 पता चल गया।
ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 8 पता चला है। तो पहला क्रमागत संख्या हमारी x थी, दूसरा हमारा x+1 थी और तीसरी थी हमारी x+3। तो सबसे बड़ी कौन सी है? तो x की वैल्यू हमें क्या पता चला है? 8 पता चला है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि क्रमागत संख्या चाहे तो 20 से भी स्टार्ट हो सकता है, 20, 21, 22, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डिफरेंस 1 होता है हमेशा और ये बढ़ती रहती है। तो बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 से बढ़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा। सबसे हमारा x की वैल्यू पता चल चुका है, तो हमारी पहली क्रमागत संख्या है x प्लस में 1 और x प्लस में 2 हमने माना था। तो हमारा एक 8 हो गया और 8 प्लस में 1 हमारा 9 हो गया और 8 प्लस में 2 हमारा 10 हो गया। तो सबसे बड़ी क्रमागत संख्या जो है हमारी 10 है। ठीक है, तो ये आंसर देखेंगे आप। देखिए, तो सबसे बड़ी जो क्रमागत संख्या हमारी थी वो 10 थी और डी इसका आंसर सही होगा। यहाँ पे आप आंसर भी देख लीजिए, कौन सा? सातवें का देखिए यहाँ पे डी आंसर। अब आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दूंगा जो आप करेंगे। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है। अब आपको पता करना है कि सम संख्याएं क्या होती है। आपको पता है 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड हो जाती है वो हमारी क्रमागत संख्याएं होती है। ठीक है, क्रमागत संख्या सम संख्याएं होती है एक प्रकार से। तो इनके बीच का अंतर आप देखेंगे तो 2 है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि सम संख्याओं के बीच का जो अंतर है, जो संख्याएं सम संख्याएं होती है और क्रमागत भी होती है, तो उनके बीच हमेशा 2 का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो है वो 2, 4, 6, 8 बढ़ती है, ना तो 3 होता है। ठीक है, और जो प्राकृतिक संख्याएं होती है जिसमें काउंटिंग नंबर जो बढ़ती रहती है 1, 2, 3, 4, तो उनके बीच का अंतर जो है हमेशा 1 होता है और सम संख्याओं के अंतर जो होता है 2 होता है। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें 3 सम क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना बोला गया था? 60। तो पहला हमने माना है x, ठीक है, और दूसरा हम क्या मानेंगे? ठीक है, यहाँ पे हम दूसरा पता है क्या मानेंगे? x+2 मानेंगे। क्यों मानेंगे x+2? क्योंकि यहाँ पे जो है इनका अंतर 2 होगा और क्रमागत संख्याएं आपको पता है वो हमेशा 2 के डिफरेंस से बढ़ती है। 2, 4, 6, 8, 9, 10 होती है। तो इसलिए हमने x+2 माना है। अब यहाँ पे हम पता है क्या मानेंगे? x+4 मानेंगे। अब हमारी इनका योग जो है वो क्या बोला गया है? 60 है। तो हम इनको योग कर लेते हैं, इनका जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एक x हो गया, पहला ये सम क्रमागत संख्या है। दूसरा हमारा x+2 हो गया और ये तीसरा हमारा x+4 हो गया। ये सम क्रमागत संख्या है। अब हम इनका योग कितना था? 60। तो इनको हम जोड़ लेते हैं, 1x, 2x और 3x। तो 3x यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद 4 और 2 6 प्लस में 6 इक्वल टू 60 हम लिखेंगे। अब देखिए इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 में से 6 गया 54। ठीक है, 3x इक्वल टू 54, 3x और 60 में से हम जो है 6 माइनस कर चुके हैं तो 54 आ गया और यहाँ पे हमारा 3x। अब इसको हम इससे काट भी सकते हैं या फिर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बात वही है। तो यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 3 54। तो x की वैल्यू हमें 18 पता चल चुका है। पूछा गया है ना कि वो संख्याएं कौन कौन सी है। तो पहला हमारा x और दूसरा हमारा क्रमागत सम संख्याएं थी वो थी x+2 और तीसरा था हमारा x+4। तो पहला तो हमारा x की वैल्यू 18 हो गया, पहला क्रमागत संख्या है सम संख्या है। ठीक है, और x+2 तो मतलब कि 18 प्लस में 2 हमारा 20 हो गया। उसके बाद x की वैल्यू हमारा 18 है, 18 प्लस में 4 हमारा जो हो गया 22। तो ये संख्या है 18, 20, 22। तो हमारा आंसर क्या आया था? 18, 20, 22, 18, 20, 22। तो सी आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे 8 का यहाँ पे सी आंसर सही है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। सम संख्याओं में अंतर जो है वो 2 होगा, 2, 4, 6, 8 बढ़ेगा और जो क्रमागत संख्या होती है जो सम नहीं होती वो हमेशा 1 के हिसाब से बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए 9वां, यदि 2 समपूरक कोणों का अंतर जो है ना 44 है तो तो एक कोण क्या है? अब देखिए इसको। अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि जब हम 2 कोणों का योग जब जोड़ते हैं ना, जैसे मान लीजिए x प्लस में y इक्वल टू 180 होता है, तो ये हमारे संपूरक कोण होते हैं। मतलब कि 2 कोणों का योग जब 180 होता है तो वो हमारे ये दोनों कोणों जो होते हैं ये संपूरक कोण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए यदि 2 संपूरक कोणों का अंतर 44 है तो एक कोण पूछा गया है। तो पहला तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जो समीकरण बनाते हैं x प्लस में y इक्वल टू 180, ये इसका जो है परफेक्ट जो मान होता है संपूरक कोण का। अब देन उसके बाद इसका अंतर बोला गया है तो एक हमारा समीकरण पता है क्या बनेगा? x माइनस में y बनेगा और इक्वल टू 44 बनेगा। क्यों? क्योंकि इनके अंतर तो इनका योग तो 180 होता ही है, तभी ये संपूरक कोण होंगे। अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे ना, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हमारा आंसर पता चल जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे हल करेंगे। पहला समीकरण, ये चीज़ तो आपको पता होता ही है कि संपूरक 2 कोणों का योग जो होता है 180 होता है तो वो संपूरक कोण होते हैं। अब हमारा उसका अंतर बोला गया है x माइनस वाई इक्वल टू 44। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जो हमने 10th क्लास में किया था। देखिए y से ये प्लस माइनस वाला y है और ये प्लस वाला y है, तो इससे ये कट गया, हमारा ये 2x यहाँ पे आ गया और यहाँ पे देखिए क्या करेंगे,
देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। देखिए फिर से हम करते हैं। पहला हमारा समीकरण क्या बना, x प्लस में y इक्वल टू 180। दो समपूरक कोणों का योग हमेशा 180 होता है, ठीक है। और उसमें क्या बोला गया, x माइनस वाई इक्वल टू 44, इनके बीच का अंतर 44 है। तो हम इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम माइनस करेंगे, इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन छुपा हुआ होता है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला जो है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन छुपा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 180 में से हम 44 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और यहाँ पे हमारा 17 में से 4 गया 13, तो 136। और ये जो है प्लस हो गया और ये जो है माइनस x प्लस 1, क्योंकि माइनस किया है, ठीक है। हम यहाँ पे माइनस का ये साइन है, इसके सामने नहीं है क्योंकि ये प्लस का है। तो माइनस x और प्लस x ये कट जाएगा इससे, और 2y, तो 2y इक्वल टू 136 आ गया। अब हम 2 को इधर लेकर जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 2y इक्वल टू 136। तो इसको ऐसे डायरेक्ट काट भी सकते हैं, 2 6 12 और 2 8 16। तो हमारा y की वैल्यू 68 आ गया, ठीक है। और उसमें क्या बोला गया है कि दो समपूरक कोणों का जो योग है वो 180 होता है। तरीके से फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू हमें 68 पता है, तो हम समीकरण लिख लेते हैं पहला वाला, x प्लस में y इक्वल टू 180, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें 68 पता चल गया है। अब हमारा 180 यहाँ पे था, प्लस में x, तो इसको हम इस साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस वाला इधर आ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 में से 68 गया तो कितना आया, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे ये बच गया 17, 17 में 6 गया 11। तो हमारे x की वैल्यू कितना है, 112, मतलब कि 112। तो x की वैल्यू 112, आंसर देख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू हमें पता चल चुका है यहाँ पे 112, और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 का आंसर डी। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया ना, दो संपूरक कोणों का अंतर जो है 44 है। तो आपको पता है कि इनके अंतर में हम पता है क्या करते हैं, माइनस करते हैं अंतर। तो x माइनस वाई इक्वल टू 44 हमारा दूसरा समीकरण था। तो आपको पता है कि x की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, 112 आया है अभी, और y की वैल्यू हमारा क्या आया था, 68 आया था। 68 अब घटा दीजिए, 144, अगर 44 आ जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 12 में से 8 गया 4, और ये हमारा बच गया यहाँ पे 10, 10 में से 6 गया 4, 44 बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे करते हैं सॉल्व। सो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक जरूर कीजिए मेरे चैनल के। वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है लेंथी हो रही थी, तो हम बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन छूट गया है।